डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम नेक्स्ट जो चैप्टर ले रहे हैं जिसके नोट्स आपको पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसमें हम दो अलग अलग चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले साउथ एशिया के बारे में हमने देखना है कि ये साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है उनके सामने क्या चैलेंजेस है, चुनौतियां क्या है, इम्पैक्ट उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या पड़ा है। और उसके बाद सेकंड पोर्शन में हम देखेंगे कि इन कंट्रीज़ ने, जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ है, अपने डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाया है जिसको सार्क हम कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले आपने समझना है कि ये साउथ एशिया है क्या, रीजन कहाँ पड़ता है। देखिए, हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका नाम है एशिया, ये आप सब जानते हैं। और एशिया का भी वो हिस्सा है जो साउथ में पड़ता है। हमारी कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान, ये कंट्रीज़ एशिया के निचले सिरे में पड़ती है। अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ पोल माना जाता है, और सबसे निचला जो पॉइंट है वो साउथ पोल माना जाता है। तो एशिया में भी वर्ल्ड में जो निचली साइड की, इक्वेटर से नीचे की कंट्रीज़ है लगभग, वो साउथ की कंट्रीज़ मानी जाती है। तो एशिया में भी इन कंट्रीज़ को हम साउथ एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। और बड़ी अच्छी बात, आसान बात यह है कि ये सारी कंट्रीज़ ऐसी है जिनमें कहीं ना कोई तालमेल ज़रूर आपस में है। सांस्कृतिक एकजुटता है, कल्चरल एक तरह से कह सकते हैं हम, एक रूपता इनमें है, या फिर भाषा थोड़ी बहुत मेल मिलाप रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिकली ये सारी कंट्रीज़ लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, कोई ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो ये याद रखना है कि साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान को शामिल हम कर सकते हैं। अब ये देखना है कि इन कंट्रीज़ के सामने चैलेंजेस आखिर क्या रही है, जो कॉमन चैलेंजेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, जो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ है इसमें सिर्फ दो देश है, इंडिया और श्रीलंका, जहाँ पर आज़ादी के बाद जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो स्थापित हुआ, स्टेबल हुआ, अच्छे ढंग से काम कर रहा है। इंडिया में तो बहुत अच्छे ढंग से डेमोक्रेसी आज भी वर्क कर रही है, जबकि डेमोक्रेसी हमारे लिए एक नया फॉर्मूला था। आज़ादी से पहले डेमोक्रेसी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। और रही बात दूसरे देशों की, पाकिस्तान कह लो, बांग्लादेश कह लो, यहाँ पर हमेशा ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, राजनीतिक अस्थिरता रही है, जिसका मतलब है कि जो जनता ने चुनी थी सरकार, लोकतंत्र तो उसी को हम कहेंगे ना, जो जनता ने सरकार वोट देकर चुनी हो, तो इन देशों में जो सरकार जनता ने चुनी थी वो कहीं ना कहीं उसका तख्ता पलट होता रहा है। जो मिलिट्री वहाँ पर है, पाकिस्तान में ख़ास तौर से, वो बीच बीच में उस सरकार को गिरा देती है, सही ढंग से वो फंक्शन नहीं कर पाई है। तो एक तरह से जो पब्लिक मैंडेट था उसका उल्लंघन इन देशों में होता रहा है, डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हुई है। जिस देश में राजनीतिक व्यवस्था ही, पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, डेवलपमेंट वहाँ अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरा कॉमन सा चैलेंज हम इन कंट्रीज़ में देख सकते हैं, वो है क्षेत्रीय समस्याएं। रीजनल डिस्प्यूट्स आपस में बहुत रहे, ये आप जानते भी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर इशू एक बड़ा डिस्प्यूट रहा है। फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच तामिल समस्या, ये की पॉइंट्स है जो आपने याद रखने, नोट भी करके रखने की। आपसे पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच बड़ी समस्या क्या है, तो तमिल की समस्या है। अब ये तमिल समस्या क्या है, ये हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम इंडियन श्रीलंका रिलेशन हमने जब पढ़ने हैं। अब नेपाल के साथ क्या समस्या रही है, आजकल आपको पता है बॉर्डर की समस्या रही है। ये तो आजकल है, लेकिन नेपाल ऐसा देश रहा है जो भारत का परम मित्र रहा है। तो पहले पानी के बंटवारे से संबंधित भारत और नेपाल में हल्के फुल्के मतभेद थे, ज़्यादा मतभेद वैसे कभी नहीं रहे हैं। भारत और बांग्लादेश में भी यही समस्या रही है। तो रीजनल डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं।
और तीसरी प्रॉब्लम हम देखें जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आतंकवाद की समस्या। ये सारे देश आतंकवाद का शिकार रहे हैं, टेररिज्म से अफेक्टेड रहे हैं, और इसके लिए दोषी जो माना जाता है मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ पर मिलिट्री इनके टेररिस्ट के मिलिटेंट्स के कैंप्स ऑर्गेनाइज एक तरह से किए जाते हैं, ट्रेनिंग इनकी होती है, और माना जाता है वहीं से ट्रेंड होकर इंडिया आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ भी जाते हैं। श्रीलंका में भी टेररिज्म की प्रॉब्लम रही है। भारत में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था 26/11 के नाम से, जिसको हम जानते हैं। 26 नवंबर में ये हमला मुंबई में हुआ था, आप जानते भी होंगे। तो ऐसे ऐसे हमले अक्सर होते रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम इस क्षेत्र की, इस रीजन की रही है। फोर्थ, अगर हम जनरल सी प्रॉब्लम देखें तो इन देशों का जो लो म्यूचुअल ट्रेड रहा है, आपसी जो व्यापार है वो कम रहा है। पिछले अगर 20 वर्षों की हम बात लें तो इन देशों ने आपस में जो व्यापार किया वो सिर्फ 2% किया टोटल व्यापार का। बाकी व्यापार ट्रेड इन कंट्रीज़ का कहाँ होता है, अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जिसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो चीज़ें सस्ती मिल सकती थी वो महंगी इन्हें मिल जाती है। जो चीज़ें एशिया के पड़ोसी देशों से आसानी से मिल सकती थी वो यूरोपियन कंट्री से इनको मंगवानी पड़ती है। तो ये कुछ जनरल सी प्रॉब्लम्स थी। अब हमने देखना है कि क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का। ये ग्लोबलाइजेशन का एक हमारे पास चैप्टर आएगा, डिटेल में इसको समझेंगे। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण भी इसको कहते हैं। अभी सिर्फ आपने ये समझना है ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री इजीली दूसरे देशों के साथ कर देती है। पहले क्या होता था, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, सीमा शुल्क जिसको कहते हैं, बहुत सारे प्रतिबंध होते थे लगाए हुए, आसानी से छूट नहीं दी जाती थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। लेकिन आज के दौर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पूरी तरह से फ्री तो नहीं किया गया, लेकिन एक तरह से बढ़ावा इसको दिया गया है। तो जब पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम चला कि व्यापार आपस में अलग अलग देशों का बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव साउथ एशियन कंट्रीज़ पर क्या पड़ा। सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, आर्थिक सुधार हुए इन देशों में। क्यों हुए? क्योंकि जब दूसरे देशों के बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आई तो बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला। आपने देखा होगा कि अब प्राइवेट बैंक्स भी है, बीमा की बहुत सारी कंपनीज अब प्राइवेट आ गई है। जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज है वो बढ़ गए हैं, कहीं एयरटेल है, कहीं रिलायंस है, कहीं दूसरी कंपनीज है। तो संचार के माध्यम जो है वो बढ़ गए हैं। और टीवी का भी हम अगर संचार देखें तो वो भी बहुत सारे डिश की कंपनीज आ गई है। निजीकरण हो गया, प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज है जितने मैंने नाम लिए, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है। उदारीकरण कर दिया है इन देशों ने। उदारीकरण का मतलब है कि अगर फॉरेन की भी कोई कंट्री हमारे देश में आकर उद्योग लगाना चाहती है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसको अनुमति दे दी जाती है। तो ये फ़र्क पड़ा है कि इन देशों ने अपनी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थोड़ी सी चेंज की है। और आगे देखें तो इन देशों ने वही बात है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज़ किया, इम्पोर्टेंस उसको दी है। प्राइवेट कंपनी को अब अनुमति ये दे देते जो पहले नहीं देते थे। बड़ा शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। और अगली बात है कि इंक्रीज़ किस में हुआ, एक्सपोर्ट में, निर्यात में। एक्सपोर्ट करना होता है, हमारे देश में कोई सामान अगर बना है उसको हम बेचने के लिए दूसरे देश भेजते हैं। जैसे सेब है, अगर हमारे पास क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है तो हम अगर बेचने उसको दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो हम कहेंगे एप्पल का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट उसी चीज़ का होता है अगर हमारे पास क्वालिटी बेहतर है। तो इन देशों में क्या हुआ, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी हुई, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता जिसको हम कह लेते हैं। तो ये जब बढ़ गया तो इन्होंने एक दूसरी कंपनी से अपनी गुणवत्ता में, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया, जिससे अब इनकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई तो ये एक्सपोर्ट कर पाए अपने सामान को। तो ये तो इम्पैक्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन का।
अब दूसरे हिस्से में चलते हैं कि इन कंट्रीज़ ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है। इन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, इसलिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया सार्क। इसकी फुल फॉर्म नोट करके रखो अपने पास, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये जो मैंने कंट्रीज़ अभी आपको गिनाई थी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इन 7 कंट्रीज़ ने 1985 में गठन किया था ढाका में। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। तो वहाँ पर सार्क का गठन हुआ था। एक तो ये बात याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब इसका गठन हुआ था, ठीक है, और क्यों हुआ था। ताकि ये कंट्रीज चाहती थी इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली डेवलपमेंट, विकास चाहती थी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। तो इसके लिए ज़रूरी था इनका यूनाइट होना, इसलिए इन्होंने सार्क का गठन किया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे। बड़े जनरल से ऑब्जेक्टिव है। ये इम्प्रूव करना चाहते थे क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस रीजन में जो लोग रहते हैं, क्षेत्र की जनता है, उनके कल्याण के लिए काम हो और उनका जीवन स्तर जो है ऊपर उठे। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें आपस में सहयोग बढ़ना चाहिए, कोऑपरेशन बढ़नी चाहिए। इस उद्देश्य से इन्होंने एक कोऑपरेशन का एक एसोसिएशन बनाई, ये सार्क जिसको नाम कहा गया। मैं ज़रूर पूछूंगा सार्क की फुल फॉर्म, वो याद आपने रखनी है। और सार्क का उद्देश्य था कि विश्व के जो संगठन है जैसे यूएनओ है, उसके साथ सार्क जो है सहयोग करे। ये देश मीन्स एक एक देश ना सहयोग करे, बल्कि सारे देश मिल मिलाकर यूएनओ में जाए और यूएनओ के साथ कोई ना कोई डील करे जो इजी रहेगी। अब एक चीज़ जो जाननी आपके लिए ज़रूरी है कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, मेन ऑफिस कहाँ है। वो है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में। फिर इनका एक समिट होते हैं हर साल, शिखर सम्मेलन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हर कंट्री का, सार्क के जो ये 8 देश है, अब अफ़गानिस्तान इसमें जुड़ा है। मैं आपको बता दूं, यही नोट करना है अपने पास। अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया था 2005 में। उससे पहले अफ़गानिस्तान इसमें हिस्सेदारी नहीं थी अफ़गानिस्तान की। 13वें शिखर सम्मेलन में जोड़ा गया था। और वर्ष में एक इनका ज़रूर ही शिखर सम्मेलन होता है। वैसे पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ। जो पाकिस्तान में होना था 2019 में, वो शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। 18वां शिखर सम्मेलन इसका नेपाल में हुआ था। 19वां पाकिस्तान में होना था, जो नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। चलिए, अभी के लिए इतना ही जानना है। वैसे बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में फिर रहती है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर देने हैं। थैंक यू।